कर्फ्यू। अचानक ही स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी, मगर ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि इसकी वजह स्कूल बंद होना नहीं, शहर बंद होना था। हर कोई कह रहा था कि कर्फ्यू लगा है, पर मुझे ये वजह खास समझ में नहीं आई। इसलिए मैंने अपना मतलब छुट्टियों और उन्हें खर्च करने तक सीमित रखा। बीच बीच जैसे माँ ने सिखाया, ठीक उसी ढंग से आँख बंद करके छुट्टियाँ बढ़ जाने की दुआ मांग लिया करता था। वैसे उस वक्त मुझे दुआ का मतलब पता नहीं था। घर बिल्कुल वैसा था जैसा छोटे शहरों में किराए के घर होते हैं, पर जिस कैंपस में था वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए बाहर की हवा मेरी आवारागर्दी को छू भी न सकी। बस मनाही थी तो इस बात की, कैंपस जितना बड़ा गेट जो कार और स्कूटर के लिए अलग अलग ढंग से खुलता था, उससे बाहर या किसी को अंदर लाने के लिए 1 से 3 का वक्त मुर्रा था। अंदर लाने की बात का जिक्र मैंने अपने दोस्त जीशान के लिए किया, जिसका नाम जीशान नहीं था, यह मुझे अच्छे से याद है। पर इस वक्त ना जाने क्यों यही नाम उसके असल नाम के करीब लग रहा है। जीशान शहर बंद होने से पहला मेरा दोस्त नहीं था, या यूँ कहूँ कि इससे पहले इस शक्ल और सूरत का जीशान नाम लड़का है, मैं ये भी नहीं जानता था। हालांकि मैं याशीन अंकल, जो कि जीशान के पापा, और कैंपस के ठीक सामने वाली छोटी सी दुकान याशीन जनरल स्टोर के मालिक थे, उन्हें अच्छे से जानता था। घर का सारा सामान वहीं से आता था। और अब मेरा एक दोस्त भी, दिन में 1 से 3 के बीच, क्योंकि शहर के साथ साथ दरवाजे, खिड़कियां और दुकानें भी बंद थी और सिर्फ 1 से 3 के बीच ही खुला करती थी। क्यों और किसके कहने से पता नहीं, मैंने तो धर्म की तरह बस मान लिया था। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कैंपस के अंदर बच्चों का अकाल पड़ा था, बिल्कुल भी नहीं। कोई 4-5 बच्चे तो किसी भी पहर पाए जा सकते थे, होमवर्क और घरवाले की गिरफ्तार से आज़ाद, खेलने के लिए अपनी निजी साधन और सोच के अलावा एक मैदान जो उस उम्र के हिसाब से काफ़ी बड़ा था, और एक झूला मौजूद थे। मैदान की लगभग पूरी चौड़ाई में फैले करौंदे के पेड़ के बगल में एक हर श्रृंगार का पेड़ था, जो ठीक उस तरह से हर सुबह अपने फूल झाड़ दिया करता था जैसे हमने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हैं, और मैं उन्हें उठा लिया करता, सूंघने या सजाने के लिए नहीं, खेलने के लिए। उन्हें सीख झाड़ू से चुराई सीकों पर रखकर जीशान और मैं तलवारबाजी किया करते, जिसका फैसला फूल के फना हो जाने से होता। मैंने अपने इस खेल में चाइनीज़ मूवी की आवाज़ें भी शामिल कर ली थी, जिसे जीशान भी बाद में दोहराने लगा था, बेहद ही अजीब से अंदाज में। जब तक फूल रहते हमारा ये खेल चलता रहता, ना जीतने वाले को कुछ मिलता, ना हारने वाले का कुछ जाता। कुछ ही दिनों में इस खेल को पुराने संदूक की तरह हमने एक कोने में फेंक दिया और नई बातें करने लगे, क्योंकि हम दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के लिए नए थे। पापा को अब्बू कहते हैं, मम्मी को अम्मी। उनके यहाँ नॉन वेज खाने के लिए मना नहीं करते, बाकी दाल चावल वो भी खाते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने भी भारी भारी बातें करनी शुरू कर दी और उन चीज़ों का भी सीन चौड़ा करके बखान करने लगा, जिसने वैसे मुझे कुछ खास लगाव नहीं था। हमारे यहाँ बहुत ताकतवर मंत्र होते हैं, ओम नमः नमः, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, और उधर से गुजता हुआ या अल्लाह आया। फिर हम दोनों ने भगवान और अल्लाह की ताकत का एक कंपटीशन किया। दोनों ने एक दूसरे को हारा हुआ माना और खुद को जीता हुआ। दोनों अपने में खुश थे।
घर लौट के मैंने जीशान के घर और मजहब से जुड़े कई सवाल अपनी माँ से किए। बदले में कुछ नए सवाल मिले। अगर उस समय मैं किसी बड़ी क्लास में होता तो इस दिमागी उथल-पुथल को मैं सवालों का न्यूक्लियर रिएक्शन जैसा कुछ बोल देता। पर अगर मेरी उम्र उतनी होती तो सवालों का नशा काफ़ी अलग ही होता। हर सवाल के इर्द गिर्द एक अजीब सा घेरा था, डर का ऐसा डर जो मुझे रोका रहा था इन सवालों को घर वालों के सामने रखने से। जैसे सवाल ना होकर वो गलतियाँ हो, प्लास्टिक की कुर्सी में आग लगा देने जैसी, चुप्पी बनाए रखने जैसी। असल में डर उन घेरों के बाहर निकल जाने का होता है, जैसे कि हम आज हैं डरे हुए। हम चाहते हैं कि कहीं से कोई घेरा आ जाए और हम उसके अंदर सांस लेने लगे, गहरी शांत सांसें, ऐसी सांसें जिन पर रंगों की परतें न चढ़ी हो, जिन्हें फूंक फूंक कर न अपनाना पड़े। पर अब घेरा मिट चुका है। जाहिर है मुझे सवालों के जवाब नहीं मिले, पर जीशान ज़रूर मिला। अगले दिन वही कैंपस के गेट पर 1 से 3 के बीच उसने मुझे बताया कि उसके घर वाले राम, सीता, कृष्ण और लौकी की दही वाली सब्जी के बारे में जानते हैं। ये सुनकर मैं खुद को हारा हुआ महसूस करने लगा। इसलिए मैंने भी लौकी की सब्ज़ी की तरह जल्दी जल्दी कुछ बातें बना दी। फिर हमने अपने 2-4 पुराने खेल खेले और बाय कहा, पर मैं वापस ना आ सका। घर के अंदर होने के बावजूद भी मैं ठीक वहीं खड़ा था जहां मैंने जीशान को झूठ बोला था, क्योंकि उस दिन मैंने एक बात सीखी थी कि झूठ का एक अजीब सा कड़वापन होता है जो आपकी ज़बान से चिपका रहता। उस पे आप लाख चीनी रख लो या थूक लो, वो आसानी से जाता नहीं है और आपके ख्यालों को डसता रहता है। मैंने तय कर लिया कि मैं अगले दिन जीशान को सच बोल दूँगा। और अगला दिन होते होते मैंने अपने ज़मीर को मना लिया कि इस बार जाने दे, आगे से नहीं होगा, और आज तक वैसा ही है। हर दफ़ा मना लेता हूँ। खैर, अब तक शहर के इस बंद में 2 संडे बीत गए थे और तीसरा कतार में था। जितने दिन बीतते जाते थे मेरी और जीशान की खुशी बढ़ती जाती थी। अब हम दोनों साथ ही में दुआ करने लगे थे। उसने मुझे दुआ का मतलब भी समझा दिया था। एक बार तो हमने सोचा ऊपर वाले को कंफ्यूज करते हैं। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और मैं हाथ फैला के। हम दोनों ने तय किया कि ये बात हम अपने घर वालों को तक बताएंगे जब दुआ कबूल हो जाएगी। फिर हम भूल गए। बात ज़्यादा बड़ी नहीं थी ना। अभी तक हम दोनों एक बार भी एक दूसरे के घर नहीं गए थे, पर शायद ही घर का ऐसा कोई कोना या शख्स था जिसे हम नहीं जानते थे। शायद यही वजह दोनों एक दूसरे के घर जाना चाहते भी थे और नहीं भी, पर हमने इतना सोचा नहीं क्योंकि हम छोटे थे। हम एक दूसरे के खेलों और खेलने के ढंग को काफ़ी अच्छी तरह समझ चुके थे, और फिर जितना हम सोच रहे थे शायद उतने अलग थे भी नहीं। जैसे कि उसके यहाँ भी सिवैयाँ बनती थी जो मैंने उसके टिफ़िन से खाई थी। थोड़ा अलग भले ही थी, पर थी सेवैयाँ ही। एक आध बार माँ को घुमा फिरा के बताने की कोशिश की थी कि मुझे वैसी वाली खानी है, पर सब कुछ बोल कर भी जीशान के टिफ़िन का नाम नहीं ले सका, क्योंकि मैं जीशान को जानता हूँ। ये बात उन्हें नहीं पता थी। बता सकता था मैं कि हाँ, जीशान मेरा नया और एक बहुत अच्छा दोस्त है, कैंपस के बाकी बच्चों से अच्छा। वो आपको भी जानता है और आपकी दही वाली लौकी की सब्ज़ी को भी। पर पता नहीं क्यों नहीं बताया मैंने। छुट्टियां ठीक तीसरे संडे पर ख़त्म हो रही थी। जीशान के मुंह से यह बात सुनते ही मैंने
चाइनीज़ फास्ट सीन वाली आवाज़ निकालना बंद कर दी और एक बुनियादी सवाल पूछ डाला, क्यों? मामला शांत जो हो गया है, जीशान ने बिना ज़्यादा सोचे जवाब दिया और अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज़ में घर का कोई बड़ा आकर बैठ गया हो। कैसा मामला? मेरा अगला सवाल किसी कुतूहली बच्चे की तरह अपनी पंजों के बल उछल पड़ा। कुछ हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था यार, ऐसा उसने अपना दायां हाथ मेरे बाएं कंधे पर रखते हुए बोला। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।